हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, जो कि तुलनात्मक राजनीति है, उसके यूनिट 6 की, जो कि लास्ट यूनिट है आपके बुक की। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 6 की बात करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी तक मैंने यूनिट 5 के सारी चैप्टर को कवर कर दिया है, साथ में उनके नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है आप उनसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आप वहाँ जाइए, उन चैप्टर को देखिए, पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप इनके नोट्स को डाउनलोड करिए, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको फटाफट मिल जाएगा। देन उसके बाद हम देखें तो जो चैप्टर का नाम है हमारा वो है कि राज्य की प्रकृति पर समकालीन विचार विमर्श। ठीक है, राज्य की जो प्रकृति है, जो राज्य की जो प्रकृति है मतलब राज्य का जो टाइप है, उसमें किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था चल रही है और किस तरह की व्यवस्था थी। ठीक है, तो इनके ऊपर जो विचार विमर्श है वो किस प्रकार किए जाते हैं। तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सबको अंडरलाइन कर रखा है, तो मैं उनको आपको इसकी वीडियो में बताऊँगा। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रचना। ठीक है, राज्य का निर्माण किस प्रकार हुआ, या फिर हम कह सकते हैं राज्य की रचना किसने की, ये सब पॉइंट्स। तो जो पॉइंट आता है कि वो आधुनिक राज्य का विचार और संगठन का आगमन 16वीं शताब्दी में यूरोप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आधुनिक राज्य, ये जो शब्द है आधुनिक राज्य, इसका विचार 16वीं शताब्दी में यूरोप के रूप में जाना जाता है। मतलब 16वीं शताब्दी में यूरोप आधुनिक राज्य के नाम से जाना जाता था विश्व में। अपने केंद्रित और विस्तृत रूप में राज्यों का सबसे पहले समेकन पश्चिमी यूरोप में हुआ। ठीक है, तो जो पश्चिमी यूरोप है वहाँ पे सबसे पहले उसको दर्जा मिला केंद्रित और विस्तृत राज्य के रूप में। ठीक है, जो पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं उन्हें केंद्रित और विस्तृत रूप राज्यों के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है। उसके बाद आता है कि कुछ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण कारक हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो पहला कारण है वो है युद्ध करना। ठीक है, युद्ध करना। तो यहाँ पे लिखा गया है, एक व्यक्ति हैं टीली, जिन्होंने ये बताया कि युद्ध ने राज्य बना दिए और राज्यों ने युद्ध बना दिया। अब इसका सिंपल सा क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि कई देशों के बीच में झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, तो उसके बाद छोटे छोटे राज्य बन गए। ठीक है, बट अब छोटे छोटे राज्य बन गए, अब उन्हीं राज्यों ने अपनी शक्ति को दिखाने के लिए दूसरे राज्य से युद्ध करा, तो राज्यों ने युद्ध बना दिए। पहले युद्ध हुआ तो राज्य का निर्माण हुआ, अब राज्य बन के तैयार हो गए तो राज्यों ने युद्ध करा और युद्ध का निर्माण हुआ, एक के बाद एक युद्ध होते चले गए। ठीक है, इसीलिए राज्य को डिजाइन द्वारा नहीं बल्कि अंतर समूह, युद्ध युद्ध और क्षेत्र, राजधानी के अनपेक्षा परिणामों और संसाधनों द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि इसीलिए राज्य का जो डिज़ाइन है वो उसके अंतर समूह युद्ध, ठीक है, द्वारा नहीं बल्कि उनके अंतर समूह के जो युद्ध हैं, मतलब जो राज्यों के बीच में युद्ध हैं उनकी वजह से, और साथ में राज्य की राजधानी की अपेक्षाकृत परिणामों और संसाधनों द्वारा बनाया गया। उसके बाद एक उसी पॉइंट में, मतलब युद्ध करने में ही एक आप ए पॉइंट आता है जिसमें है कि युद्ध के साधनों को नियंत्रित करने के लिए शासक इन आवश्यक संसाधन पुरुष, हथियार, आपूर्ति, धन के निष्कासन में शामिल थे। यह उन लोगों से थे। ठीक है, तो जब युद्ध के जो साधन होते हैं, युद्ध में क्या क्या यूज़ किया जाता है, पुरुषों को, ठीक है, हथियारों को, गोला बारूद को, आपूर्ति, इन सब की आपूर्ति होगी। उसके बाद धन, युद्ध में काफ़ी धन लगता है, आपको पता ही होगा, हर चीज़ खरीदने में, उसके बाद मलहम पट्टी में, इन सब में बहुत धन लगता है। ठीक है, तो ये सब जो शासक थे उन्होंने क्या करा, इसका निष्कासन कर दिया। मतलब अब उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अब हम ये सब अपने युद्ध पे खर्च नहीं करेंगे। ठीक है, शासक ने इनके इसमें भागीदारी ली और ये सब करने से मना कर दिया। उसके बाद आता है कि राज्य के स्तर पर हिंसा को केंद्रित करना था, ताकि संसाधनों के लिए बाहरी खतरों से बचाव हो सके। अब जो ये इसमें जो राज्य शासकों ने क्या करा कि हम धन नहीं लगाएंगे, पुरुष को खर्च नहीं करेंगे और साथ में हथियारों को भी नहीं खरीदेंगे युद्ध के लिए। तो इसका क्या था कि राज्य के जो स्तर पर हिंसा को केंद्रित करना था, मतलब हिंसा को एक
बिंदु तक ला के रोक देना था, उससे आगे उसे नहीं आने देना, ताकि जो संसाधन है, संसाधनों के लिए बाहरी खतरों से बचाव हो। जो बाहर के खतरे हैं, अब सपोज करिए कि दो राज्यों के बीच में युद्ध हुआ। अब युद्ध होने के कारण क्या हुआ, एक राज्य हार गया, एक राज्य जीत गया, तो जो जीता है राज्य है वो हारे हुए राज्य का सारा संसाधन हड़प लेगा। ठीक है, संसाधन हड़प लेगा, वहाँ की शक्तियों को अपना ले, एक तरह से कब्जा कर लेगा उन चीज़ों पे। ठीक है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि बंदूक, पाउडर की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, तकनीकी प्रगति के साथ शासकों के हाथों में हिंसा शक्ति के प्रभाव, एकीकृत के माध्यम से युद्ध को अधिक निष्कासन की आवश्यकता होती है। तो बंदूक पाउडर की बढ़ती हुई, बंदूक पाउडर मतलब गन पाउडर जो था वो काफ़ी बनाया जा रहा था, तकनीकी प्रगति, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही थी। ठीक है, जिससे कि हिंसा जो थी वो हिंसा शक्ति हाथों में हिंसा शक्ति आ चुकी थी, के प्रभाव को एकीकृत करने के लिए युद्ध को निष्कासन के लिए आवश्यक होता है। अब युद्ध को रोकने के लिए क्या करा गया, इन शासकों ने इस चीज़ के लिए साफ इनकार कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो शासन प्रणाली किस प्रकार की है। ठीक है, मतलब राज्य का जो टाइप है वो क्या है। उसके बाद प्रमुख लक्षण, आर्थिक निर्वाह, प्रादेशिक समझ, प्रशासनिक संस्थान, तो ये सब ऐसे ही हैं, बट इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि राज्य का प्रकार है साम्राज्य। ठीक है, तो युद्ध निर्माण की क्षमता, व्यापार मार्गों के साथ श्रद्धांजलि, आक्रमण और विद्रोह के अनुसार क्षेत्रीय सीमाओं को स्थानांतरित करना, शासन संरचना और संस्थाओं, प्रशासन द्वारा दूरगामी द्वारा बनाई गई साम्राज्य को सुदृढ़ हिस्सों में सीमित प्रशासनिक अधिकार। अब जो साम्राज्य है उसमें ऐसी चीज़ें आती हैं, उनके जो प्रमुख लक्षण होते हैं, जैसे कि युद्ध निर्माण की क्षमता, मतलब साम्राज्य में, जब आपको पता ही होगा कि साम्राज्य काफ़ी बड़े हुआ करते थे जब हुआ करते थे पुराने टाइम में। ठीक है, तो वहाँ पे युद्ध की जो क्षमता थी उन साम्राज्यों के बीच में काफ़ी ज़्यादा विशाल रूप में थी। ठीक है, दो साम्राज्यों के बीच में युद्ध होता था तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा युद्ध हुआ करता था। व्यापार के मार्गों के साथ श्रद्धांजलि हुआ करती थी, आक्रमण के विद्रोह के अनुसार। ठीक है, तो आक्रमण, जहाँ से भी आक्रमण होगा या फिर विद्रोह होगा उसके अनुसार क्षेत्रीय सीमाओं को स्थानांतरित करना, मतलब अपने हिसाब से कि हमें लग रहा है कि पश्चिम की तरफ से आक्रमण हो सकता है या फिर विद्रोह हो सकता है, तो हम वहाँ की क्षेत्रीय सीमाओं को स्थानांतरित कर देंगे। ठीक है, तो ये सब इसमें लिखा गया। उसके बाद आता है सीमांती, जो मतलब नेक्स्ट हमारा राज्य का टाइप है सीमांती राज्य। और सीमांती राज्य 8वीं और 14वीं शताब्दी के बीच प्रतिस्पर्धा करने वाले अधिकारियों के अति अधिकार क्षेत्र, क्षेत्रीय अधिकार, वे अधिकारी जो प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, राज्य सहित विभिन्न सीमांती गुटों के बीच विघटनकारी प्रवृत्तियाँ। अब राज्य के जो अंदर कई सारे गुट होते थे छोटे छोटे, ठीक है, सीमांती गुट हुआ करते थे, उनके बीच में जो विघटनकारी प्रवृत्तियाँ, ऐसी उनका विघटन चालू हो गए थे। ठीक है, टूटने लग गए थे। कैथोलिक चर्च और सीमांती राज्यों के बीच संघर्ष, निर्णय लेने की शक्ति के वर्चस्व पर। अब दो तरह के चर्च हुआ करते थे पुराने टाइम में, कैथोलिक और यहाँ पे कैथोलिक चर्च और सीमांती राजाओं के बीच संघर्ष। अब कैथोलिक चर्च और सीमांती राजाओं के बीच संघर्ष चल रहा था। ठीक है, निर्णय की शक्ति कि निर्णय कौन लेगा, मतलब एक तरह से राज्य कौन करेगा, शासन कौन करेगा, इसके ऊपर उनके बीच में संघर्ष चल रहा था, वर्चस्व दिखाया जा रहा था। कृषि और भूमि के उप अनुबंध, सीमांती अर्थव्यवस्था, जागीरदारों ने वफादारी और प्रभु को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो कैथोलिक और राजाओं के बीच में संघर्ष चल रहा था और जो जगीरदार थे उन्होंने अपनी वफादारी दिखाई और श्रद्धांजलि प्रकट की। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, बट ये जो आपको मिलेगा इसमें कुछ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे आगे चलते हैं हम, जहाँ से हमने पॉइंट्स को डिस्कस करना है। यहाँ पे इसके बाद खा आता है। खा, शक्ति और हिंसा को केंद्रित करने की इस आवश्यकता के कारण राज्य के प्रशासनिक तंत्र के विकास के लिए कर, जुर्माना, ऋण वसूल आदि के माध्यम का प्रयोग किया गया। अब शक्ति और हिंसा को केंद्रित करने के लिए जो आवश्यक चीज़ें थी वो थी, प्रशासनिक तंत्र के विकास के लिए भी जो चीज़ थी वो थी कर, मतलब टैक्स, जुर्माना, ऋण। उसके लिए वसूली का माध्यम को अपनाया गया। ठीक है, वसूली करने लग गए लोग, जिसके माध्यम से युद्ध में
जैसे कि राष्ट्रीय सेना, सैनिक और पुलिस के रखरखाव के लिए आवश्यक भुगतान, वेतन और प्रशासकों का निकाय भी श- शामिल था। ठीक है, तो यहाँ पे शामिल थोड़ा गलत लिखा गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हिंसा और जो शक्ति है, हिंसा और शक्ति, उसको केंद्रित करने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। वो थी पैसा, धन। ठीक है, और उस धन को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे एक तरीका अपनाया गया जो था कर को देना। ठीक है, कर, जुर्माना, ऋण का वसूली करना। जिससे क्या कि जिससे अपनाने से क्या हेल्प हो जाती थी कि जो यु- जिसके माध्यम से युद्ध में जब भी युद्ध होते थे वहाँ पर राष्ट्रीय सेना, सैनिकों और पुलिस के रखरखाव के लिए जो वेतन खर्च हो जाता वो यहाँ टैक्सों से भरा जाता था। उसके बाद आता गा। इनकी वजह से तीसरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई जिसमें घरेलू राजनीति, नागरिकों समूहों के निर्माण, राज्य के केंद्रित राजनीतिक प्राधिकरण की संस्था में विरोधाभासी रूप से युद्ध लड़ छोड़ने और युद्धों के लिए संसाधनों पर कब्जा करने के उद्देश्य के साथ सौदेबाजी शामिल थी। अब इसी की वजह से एक तीसरी भी प्रक्रिया आरंभ हुई जो थी कि घरेलू राजनीति, मतलब किसी भी राज्य के अंदर की जो राजनीति चल रही है, नागरिकों के समूह का निर्माण हुआ। नागरिकों ने क्या करा, जो आम नागरिक हैं उन्होंने ग्रुप बना लिए छोटे छोटे। ठीक है, ग्रुप बना लिए राज्य के केंद्रित राजनीतिक प्राधिकरण की संस्थाओं में। राज्य में जो केंद्रित ऐसी संस्थाएं हैं जो कि सेंट्रल में है, उनके बीच में गुट बन गए। विरोधाभासी रूप से युद्ध छोड़ने और युद्धों के लिए संसाधनों पर कब्जा करने के लिए उद्देश्यों के साथ सौदेबाजी थी। इसमें कई सारी चीज़ें शामिल थी, मतलब कि युद्ध को रोकने के लिए सौदेबाजी हुआ करती थी। तो ये सब इसमें राज्य के कई विशेष कार्यों को पूरा करने वाले नागरिकों के प्रशासनिक तंत्र को मजबूत किया था। अब इस प्रक्रिया ने क्या करा कि छोटे छोटे गुट बन गए, युद्धों को रोकने के लिए कई सारे फैसले लिए गए। ठीक है, तो इसने क्या करा, राज्यों के इसमें विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए नागरिकों को प्रशासनिक तंत्र को मजबूत किया। नागरिक जो है उनके प्रशासनिक तंत्र को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया था इस प्रक्रिया ने। तो ये एक पॉइंट है, फैक्ट टाइप का है। ठीक है, अधिक केंद्रित राज्य ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन में उभरे, जबकि जर्मनी और इटली 19वीं शताब्दी के अंत में एकजुट हुए। तो जो केंद्रित राज्य थे वो थे ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन, जो कि बहुत जल्दी उभरे। उन्होंने दिखाया कि हम केंद्रित राज्य हैं। बट वहीं पे अगर जर्मनी और इटली की बात करें तो ये 19वीं शताब्दी में जाके कहीं एकजुट हुए थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, सॉरी, ठीक है, रचना का जो सेकंड टॉपिक आता है वो है पुनर्जागरण और सुधार। पुनर्जागरण और सुधार। आधुनिक राज्य का महामारी विज्ञान का अधिक आधार पश्चिमी यूरोप में पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन की बौद्धिक परंपराओं में निहित था। आधुनिक राज्य में जो महामारी का जो विज्ञान था, ठीक है, वो कहाँ से निकला था? वो सिंपली निकला था पश्चिमी यूरोप के बौद्धिक परंपराओं में से, जिसमें व्यक्तिवाद, स्वायत्तता और राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों के अलगाव के आधार पर विचारों की वकालत की गई। आधुनिक राज्य में जो महामारी का जो कॉन्सेप्ट था वो निकला था पश्चिमी यूरोप से। ठीक है, और वहाँ की बौद्धिक परंपराओं से, जिसमें व्यक्तिवाद शामिल था, स्वायत्तता शामिल थी, मतलब सारी की सत्ता में ही मिले, और राजनीतिक और धर्म क्षेत्रों के अलगाव के आधार थे। अब जो वहाँ से परंपराएं निकली उसमें राजनीतिक धार्मिक क्षेत्रों के, राजनीतिक और धार्मिक दोनों के बीच में अलगाव चल रहे थे। मतलब एक टाइप से हम कह सकते हैं कि दुश्मनी चल रही थी के आधार पर आधुनिकता के विचार की वकालत की गई। उसके बाद आता है सॉरी मध्यकालीन यूरोप की विशेषता में राजनीतिक अधिकार यानी राजाओं और धार्मिक प्राधिकरणों यानी चर्च के बीच सत्ता, धन और अधिकार के लिए होने वाले संघर्ष और अस्थिरता शामिल थे। जो मध्यकालीन की यूरोप की जो विशेषताएं हैं उनमें से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक अधिकार यानी राजाओं और धार्मिक, मतलब चर्च के बीच में धन और अधिकार को लेकर ना काफ़ी बड़ा संघर्ष चला था। काफ़ी लंबे टाइम तक ये संघर्ष चलता ही जा रहा था। कैथोलिक चर्च की भ्रष्ट प्रथाओं के खिलाफ प्रोटेस्ट सुधारवादी आंदोलन ने भी ईसाई राष्ट्रमंडल
के सेंध लगा दी। अब कैथोलिक चर्च था, अब कैथोलिक चर्च की एक प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे जो उसकी प्रथाएं थी वो काफ़ी कुष्ट हो चुकी थी, ठीक है, भ्रष्ट हो चुकी थी। वहाँ पे लोग पैसा खाते थे, जो फादर हुआ करता था, पादरी हुआ करता था, वो भ्रष्ट हो चुका था, लालची हो चुका था, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे प्रोटेस्ट सुधारवादी आंदोलन की निर्माण हुआ और ईसाई राष्ट्रीय आंदोलन ने सेंध लगा दी और धार्मिक सत्ता की राजनीतिक शक्ति को कमज़ोर कर दिया। अब जब ईसाई राष्ट्रमंडल ने एक तरह से प्रोटेस्ट चालू कर दिया तो क्या हुआ, धार्मिक सत्ता की राजनीतिक शक्ति कमज़ोर पड़ गई। उसके बाद संरक्षण राजनीतिक शक्तियों द्वारा समर्थक 1618 से 48 तक 30 वर्षों के युद्ध में धार्मिक संघर्ष का समापन हुआ। अब 1618 से लेकर 1648 अराउंड 30 साल तक युद्ध चलता रहा, ठीक है। और आखिर में क्या हुआ, युद्ध को ख़त्म कर दिया गया एक संधि के द्वारा, ठीक है। यह संधि आधुनिक राज्य के विकास के इतिहास में एक ऐतिहासिक परिवर्तन की स्थापना की। इस संधि ने क्या करा, आधुनिक राज्य के विकास में एक ऐतिहासिक परिवर्तन की स्थापना की और वो संधि का नाम था वेस्टफेलिया और आधुनिक राज्य की संधि। तो 1948 में स्पेन, डच और जर्मनी के बीच 30 साल युद्ध को समाप्त करते हुए संधि में एक आधुनिक राज्य की आवश्यक विशेषताओं को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब 30 सालों से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए 1948 में एक संधि की गई जिसमें स्पेन, जर्मनी और डच 3 देश शामिल थे, सिंपली, ठीक है। और इसने क्या करा, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब उसके कुछ पॉइंट्स आते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है परिभाषित क्षेत्रीय सीमाएं। अधिक या कम परिभाषित सीमाओं के साथ लोग, वस्तुएं और सेवाओं के संचालन नियंत्रित करती है। ये संधि क्या करती है, इसका पहला काम है अधिक या कम सीमाओं, जो लोग हैं उन्हें, वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनको नियंत्रित करती है। जनसंख्या, नागरिकों और दूसरों के संदर्भ में कल्पना की गई जनसंख्या के लिए। संप्रभुता और शासन, बल के वैध अभ्यास पर एकाधिकार का दावा करने और अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली इकाई होना। प्रशासनिक और प्रणाली जैसे कि कराधान जैसे कार्य नागरिकों के कुछ न्यूनतम समर्थन के साथ सजा देना आदि। संप्रभुता और शासन, अब जब ये संधि हुई तो इसमें बांट दिया गया संप्रभुता क्या है और उसके बाद शासन किस प्रकार का किया जाएगा, जैसे कि किसी को सजा दे देना या फिर अधिकारों के सर्वोच्च निर्णय लेना, ये सब कार्य इसमें किए गए। फिर मान्यता, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और राज्य की स्वीकृति के रूप में कुछ भावनाएं इसके दावे वाले क्षेत्र के संप्रभु हैं, ठीक है। इसको मान्यता प्राप्त थी, मान्यता दी गई थी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इसे माना जाएगा संधि को, ठीक है। उसके बाद आता है सामाजिक अनुबंध, परंपरा और संप्रभुता की धारणा। सामाजिक अनुबंध, परंपरा मतलब जो सामाजिक परंपराएं हैं वो, और उसके बाद संप्रभुता की धारणा किस प्रकार है। तो फ्रांसीसी दार्शक जेब बोडेन, ठीक है, एक फ्रांसीसी दार्शक हुए हैं या फिर हम कह सकते हैं एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, जॉय बेडिन। उन्होंने बताया कि ईसाई धर्म और सामंतवाद के विपरीत युद्ध और शांति, मुद्रा, प्रशासन, न्यायिक नियुक्तियां आदि के लिए जिम्मेदार और निर्विरोध द्विशक्तियां के लिए एक प्राधिकरण की आवश्यकता और योग्यता पर जोर दिया। इन्होंने ये बताया कि हमें कहाँ पे जोर देना चाहिए, तो इन्होंने जोर दिया धर्म और सामंतवाद के जो विपरीत युद्ध चल रहा है वहाँ पे शांति पे, मुद्रा पे, प्रशासन पे, न्यायिक नियुक्तियों जैसी जो जिम्मेदारियां हैं उन पे राज्य को क्या करना चाहिए, उन पे राज्य को अपना जोर देना चाहिए। उसके बाद देखें हम नेक्स्ट पॉइंट आता है कि संप्रभु के पूर्ण अधिकार के लिए अधिकार दिए गए थे। संप्रभु में सारे अधिकार दिए गए थे, जैसे युद्ध लड़ना, कर को बढ़ाना आदि, और केवल व्यक्तियों द्वारा इसके खिलाफ विद्रोह को वैध सराहना देना, क्योंकि समूह को अनेक जीवन का खतरा होने पर प्रशासनीय माना जाता है। अब संप्रभुता जब
मतलब जब बंटवारा हुआ तो संप्रभुता में काफ़ी सारी चीज़ों को दे दिया गया। ठीक है, राज्य की संप्रभुता के अंदर आ जाता था, कई अधिकार आते थे, जैसे कि युद्ध को लड़ना, कि तुम युद्ध का फैसला करना चाहते हो लड़ने के लिए, या फिर कर को बढ़ाना या कम करना, ये राज्य के ऊपर था। दूसरा, केवल व्यक्तियों द्वारा ही इसका विरोध किया जा सकता था, मतलब लोगों द्वारा ही इसका विरोध किया जा सकता था। ठीक है, क्योंकि लोगों द्वारा जो समूह बनाए जाते हैं वह जीवन का खतरा प्रशासनीय माना जाता था, प्रशंसनीय माना जाता था, लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा सकता था। इसके बाद आता है कि प्राकृतिक अधिकार स्वतंत्रता और संपत्ति के संरक्षण के रूप में मौलिक संप्रभुता की विधियां शक्तियों को सीमित करने के लिए प्राकृतिक अधिकारों के तत्व को सामाजिक अनुबंध को जारी रखा गया। अब एक व्यक्ति हुए हैं जॉन लॉक, ठीक है, अंग्रेजी दार्शनिक है जॉन लॉक, जिन्होंने बताया कि जो प्राकृतिक अधिकार है, मतलब व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसको कुछ प्राकृतिक अधिकार मिलते हैं, पैदाइशी अधिकार मिलते हैं, वो स्वतंत्रता होता है, संपत्ति का अधिकार होता है। ठीक है, तो इन सबको संरक्षण करने के लिए मौलिक संप्रभुता की विधियां शक्तियों को सीमित करने के लिए प्राकृतिक अधिकारों का तत्व सामाजिक अनुबंध को जारी रखा गया। अब प्राकृतिक अधिकार को बनाए रखने के लिए सामाजिक अनुबंध, जो कि प्राकृतिक अधिकार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, प्राकृतिक अधिकार को जारी रखने के लिए क्या करा गया, एक तत्व सामाजिक अनुबंध को जारी रखा गया। उन्होंने यह तर्क दिया कि अगर लोगों के प्राकृतिक अधिकारों को खतरा डालते हुए यह मानने और अप्रभावी के रूप में शासन करता है तो लोग सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं। अब अगर शासक लोगों के जो प्राकृतिक अधिकार है उन्हें छीनने की कोशिश करता है तो क्या होगा, लोग उस राजा को उखाड़ फेंक सकते हैं। अगर वहाँ पे सरकार है तो सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं और अपने आप कुछ समय बाद दोबारा से चुनाव करवा के या दूसरा राजा चुन के अपना शासन करवा सकते हैं। सहमति और पारस्परिक दायित्वों और कर्तव्यों के मौन अनुबंध के इस विचार ने आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य की नींव रखी। ठीक है, ये जो विचार है कि अगर लोगों को सरकार पसंद नहीं है तो वो सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं, इसने क्या करा, इस विचार ने आधुनिक राजनीति के लोकतंत्र की विचारधारा को रखा। उसके बाद आता है राष्ट्रवाद। आप इस शब्द से वाकिफ तो होंगे क्योंकि राष्ट्रवाद आपने पॉलिटिकल साइंस में भी 12th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, राष्ट्रवाद एक भावना होती है कि किसी व्यक्ति के अंदर ये एक भावना कि मेरा राष्ट्र है वो सबसे अच्छा है, पूरी दुनिया में मेरा राष्ट्र सबसे अच्छा है। एक होता है कि मेरा राष्ट्र अच्छा है, ठीक है, दूसरा होता है मेरा राष्ट्र दुनिया में सबसे अच्छा है, मतलब इससे अच्छा कोई नहीं। ठीक है, तो ये राष्ट्रवाद की एक तरह से भावना कहलाती है। तो राष्ट्रीय और राष्ट्रीय राज्य का विचार राज्यों से जुड़े पर्यायी और जटिलता को और बढ़ाता है। ये जो शब्द है राष्ट्रीय और राष्ट्रीय राज्य, ये क्या करता है, राज्य से जुड़े जो भी विचार है उनको काफ़ी ज़्यादा कठिन बनाता है। अब इसके बाद ये शब्द राष्ट्रीय शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसको नोटेशन किया जाता है जन्म स्थान से। ठीक है, राष्ट्रीय जन्म स्थान होता है जो कि लैटिन भाषा में बताया गया है। इसीलिए राष्ट्र की सबसे व्यापक रूप में स्वीकृति समझ में से एक अचल संपत्ति के भाग पर अपने अधिकार जताने से संबंधित है। ठीक है, तो राज्य की जो राष्ट्र है उसकी एक तरह से हम व्यापक रूप से उसे इस तरह समझ सकते हैं कि हम अपनी संपत्ति पर अधिकार दिखाते हैं, उसी तरह हम अपने राज्य पे भी अधिकार दिखा सकते हैं क्योंकि मैं वहीं पे पैदा हुआ हूँ। जबकि जातीय और जनजातीय समुदाय अपने जन्म स्थान से दूर हो सकते हैं। अब सपोज़ करिए कि कोई एक राष्ट्र है, मतलब बड़ा सा देश है, उस देश के अंदर छोटे मोटे जाति समूह रहते हैं, तो वो तो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, बट जो राष्ट्र है वो अपनी जगह कभी चेंज नहीं कर सकता। राष्ट्र के विचार समझ सांस्कृतिक इतिहास और प्रथाओं के माध्यम से मातृभूमि के लिए भावनात्मक बंधन को विकसित करता है। अब राष्ट्रीयता क्या करता है, एक विचार, मतलब जो उसके अंदर लोग रहते हैं उनसे कनेक्ट करता है, संस्कृति को उन लोगों से जोड़ता है, ठीक है, इतिहास को जोड़ता है, वहाँ की जो प्रथाएं हैं उन सबको उन लोगों से जोड़ता है और एक तरह का भावनात्मक विचार को पैदा करता है। राष्ट्रीयता के दावे आत्मनिर्णय के अधिकार से साथ साथ भारत के खालिस्तान आंदोलन और फ्रेंच भाषा द्वारा स्वायत्तता की मांगों के रूप में मातृभूमि और संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों का प्रयोग करने के अधिकार से है, जैसे कनाडा में कनाडाई राष्ट्रवाद। अब यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, ठीक है, राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो किस प्रकार थी। अब राष्ट्रवाद की भावना अगर हम देखें तो भारत में जब खालिस्तान की मांग की गई थी, इंदिरा गांधी जब थी प्रधानमंत्री, ठीक है, तो उस समय खालिस्तान की मांग की गई थी। भिंडरा वाले नाम थे आई थिंक, ठीक है, उनका सरनेम भिंडरा वाला था, तो उन लोगों ने खालिस्तान की मांग की थी, तो वो राष्ट्रवाद की भावना कहलाती है। उसके बाद वहीं देखें तो फ्रेंच भाषी द्वारा स्वतंत्रता की मांग। अब फ्रेंच भाषी द्वारा
जो फ्रेंच भाषा के जो लोग थे उनकी मांग थी कि हमें स्वतंत्रता दे दी जाए। ठीक है, तो ये था। और उसके संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों का प्रयोग करना। अब वहीं अगर हम देखें राष्ट्रवाद की दूसरा उदाहरण, तो कनाडा में जो लोग कनाडाई रहते हैं उनके पास राष्ट्रवाद की भावना है। अब उसके बाद आता है राष्ट्रवाद की वृद्धि, हालांकि एक समान प्रक्रिया नहीं रही और इसे प्रासंगिक कारकों द्वारा आकार दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रवाद की जो कह सकते हैं उसकी जो प्रक्रिया है, राष्ट्रवाद की वृद्धि की प्रक्रिया, अब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये एक समान प्रक्रिया नहीं है, इसके प्रासंगिक कारकों द्वारा दिया गया है। इसको प्रासंगिक कारक हैं जिसके द्वारा इसको बढ़ाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका के मामले में यह मुख्य रूप से एक अमीर कुलीन विदेशी सरकार द्वारा शोषण का विरोध करने वाले लोगों का एक सामूहिक चेतना है। अब जो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो अमेरिका के अगर हम उसमें देखें तो ये जो कुलीन विदेशी सरकार द्वारा शोषण किया जा रहा था। ठीक है, कुलीन विदेशी सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये उनके उसमें तो ठीक है, जब किसी का शोषण हो रहा है, हमें राष्ट्रवाद की भावना आई, हम चाहते हैं कि हमें स्वतंत्रता मिले, तो हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों और स्वतंत्रता की घोषणा ने स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा की पुष्टि की, जो आधुनिक राष्ट्रवाद की आधारशिला बनी। अब फ्रांस और अमेरिका जब औपनिवेशिक शासन के अंदर थे, ठीक है, उनके नीचे काम कर रहे थे, तब वहाँ पे क्रांति हुई और उस क्रांति ने क्या करा, राष्ट्रवाद की भावनाओं को लोगों के बीच में जगाया और साथ में आधुनिक राष्ट्रवाद की आधारशिला को भी रखा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई, बट क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है और ये लास्ट चैप्टर है, तो हमें इसे आराम से कवर कराना ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोट्स आपको अगली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको अगली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस चैप्टर से जो रिलेटेड पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको फटाफट इसका आंसर जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।